हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इसी वीडियो को मैं अभी 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइम देख लूँ कितना हो रहा है। 12 नहीं, 1:30 बज रहा है। ठीक है, 1:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये सुबह में इसको मैं अपलोड करूँगा 4 तारीख का, यानी आज का ये है। तो कल मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा। सुबह में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आप लोगों को मैंने बताया ही है कि मुझे प्रॉब्लम होती है सुबह में, क्योंकि आदत पड़ गई हुई है रात को देर से सोने की। तो देर से सोता हूँ तो सुबह में मतलब नींद जल्दी खुलती नहीं है, और फिर मुझे जाना होता है बैंक के लिए, तो टाइम मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो इसलिए लेट हो जाता है। तो चलिए हम लोग इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं। इसका हेडिंग है मैक्रोन वीएस पुतिन। तो रसिया के राष्ट्रपति हैं, और उसके बाद ये फ्रेंच राष्ट्रपति हैं मैं इमैनुअल मैक्रोन, है ना, और रसिया के राष्ट्रपति हैं पुतिन। तो इनके बीच में कुछ चल रहा है, वाद विवाद है तो उसके बाद उसके बारे में ये एडिटोरियल है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसको कि क्या है इसमें। कह रहा है कि caught between an aggressive Russia and an isolationist America, Europe's moment of reckoning has come। ठीक है, इसमें देखिए दो क्लॉज जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक क्लॉज जो है वो पूरा नहीं है। ठीक है, वो मतलब क्लॉज जब पूरा होता है 100%, उसमें सब कुछ होता है, तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अगर वो सारा कुछ उसमें नहीं हो, सारा कुछ होने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ ना हो, तो अगर इन तीनों में से किसी भी चीज़ की कमी पड़ जाए तो वो एक क्लॉज कहलाता है। ठीक है, और ये तीनों चीज़ हो तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। ठीक है, तो ये इतना जो ये बड़ा हेडिंग है, इसमें पहला जो कॉमा तक का है वो फुल सेंटेंस नहीं है, यानी उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ नहीं है। तीनों चीज़ में से कुछ चीज़ें मिसिंग है। जबकि ये सेकंड सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। ठीक है, तो और ऑब्जेक्ट नहीं, मेनली सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब में से कोई अगर एक चीज़ नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। अगर दोनों में दोनों चीज़ें हैं तभी वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो सेकेंड वाले सेंटेंस में दोनों चीज़ें हैं, इसलिए ये एक सेंटेंस है। और इन दोनों क्लॉज को मिला दें तो ये पूरा सेंटेंस, मतलब सेकेंड वाला तो पूरा सेंटेंस है ही, लेकिन इसको मिला करके वो बड़ा सा सेंटेंस बन जाता है, जिसमें एक क्लॉज है और ये पूरा सेंटेंस है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, क्या है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो शुरू हुआ है वो वर्ब से शुरू हुआ है। ठीक है, कॉट बिटवीन एन एग्रेसिव रसिया एंड एन आइसोलेशनिस्ट अमेरिका। तो ये क्लॉज हुआ क्योंकि इसमें क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है और वर्ब है। ठीक है, तो पकड़े गए का मतलब क्या है, यहाँ पे पकड़ा गए। वैसे तो कॉट का मतलब पकड़ा जाना होता है, लेकिन यहाँ पे पकड़ा जाना होगा नहीं। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका जो सेंस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, बिटवीन मतलब के बीच। एन एग्रेसिव, एन एक आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल है, क्योंकि ए एन का जहाँ भी इंडिफिनिट आर्टिकल किसे बोलते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल एक्चुअली वो होता है जो किसी ऐसे मतलब वर्ड के पहले लगता है जिससे कि जो कि निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। यानी यहाँ पे रसिया, एग्रेसिव रसिया है, एन एग्रेसिव रसिया, तो ये है किस रसिया के बारे में बात कर रहा है ये पता नहीं है। ठीक है, पता नहीं है का मतलब आप समझ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे नहीं नहीं रसिया के बारे में तो पता है हमें कि रसिया तो एक ही रसिया है, कोई तो रसिया है, 50 रसिया तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे एग्रेसिव जोड़ा हुआ है, एग्रेसिव का मतलब आक्रमणकारी। तो यहाँ पे इसीलिए आर्टिकल लगा दिया कि ये जो आक्रमणकारी रसिया है, ये कौन सा रसिया है ये हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ए एन जहाँ लग जाता है, जैसे हम बोल देते हैं ए बॉय, एक लड़का, तो वो लड़का कोई भी लड़का हो सकता है। ए बॉय कहने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलर लड़का है, वो कोई भी लड़का हो सकता है, किसी भी लड़के की बात हो रही है। ठीक है, और द जिस वर्ड के भी पहले लगता है वो निश्चित हो जाता है, उसका मतलब होता है पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर सेंस में कि यही होगा ही। जैसे मैं बोल दूं द बॉय, तो द बॉय का मतलब हो गया कि मैं रवि की बात कर रहा हूँ, वही निश्चित लड़का है ना। द ताजमहल, अच्छा, द का यूज जो है दुनिया में, जो कोई चीज़ जो सिंगल हो उसके पहले द का यूज होता है, क्योंकि वो निश्चित होता है, जैसे द ताजमहल। अब इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं। अब ऐसा मत सोच लीजिएगा मैंने कहा कि दुनिया में
जो चीज़ एक हो तो उसके पहले द लगेगा, ऐसा निश्चित नहीं है, बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन जनरली यही होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एन एग्रेसिव रसिया और फिर एन आइसोलेशनिस्ट अमेरिका। आइसोलेशनिस्ट का मतलब होता है अलगाववादी। ठीक है, तो इसमें एन क्यों लगा ये आपको मैं पहले एग्रेसिव में लगा था वो समझा चुका हूँ, तो यहाँ समझाने की ज़रूरत है नहीं। और ए और एन के यूज में फ़र्क ये होता है कि ए एन जो है ये तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। एन का यूज जो है वो क्या होता है, वॉवेल साउंड से पहले होता है। वॉवेल साउंड, साउंड का मतलब ये हुआ कि जब आप उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हिंदी में अ से लेकर ई, अ, आ, ई उ ए ऐ ओ औ का जो साउंड आएगा तो उसके पहले एन लगता है। जैसे आप एक मैं एग्जांपल बता दूं, कौन सा, यूरोप। यूरोप में अगर आप देखेंगे तो EUROPE है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ई है तो ई के अकॉर्डिंग तो इसमें एन आना चाहिए, एन यूरोप, क्योंकि ई वॉवेल होता है लेकिन नहीं आएगा, इसमें ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका साउंड य से शुरू हो रहा है, यू, है ना। तो य क्या होता है हिंदी में, कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट से पहले ए आता है। ठीक है, तो कभी भी ए एन का यूज जो होता है अकॉर्डिंग टू साउंड होता है, ना कि अकॉर्डिंग टू वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो इंग्लिश में होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं। हिंदी में जो साउंड आता है प्रोनाउंसिएशन करने पर उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूरोप्स मोमेंट ऑफ रेकॉर्डिंग हैज़ कम। अब इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें सिर्फ वर्ब था और ऑब्जेक्ट था। एन एग्रेसिव रसिया और एन आइसोलेशनिस्ट अमेरिका क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट हुआ, इसलिए ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुआ, ये क्लॉज हुआ। लेकिन ये वाला कंप्लीट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें यूरोप्स मोमेंट ऑफ रेकॉर्डिंग क्या है, सब्जेक्ट है, और हैज और कम क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब जिसमें भी हो वो कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है। तो यूरोप का जो मोमेंट है, मोमेंट मतलब क्षण, रेकॉर्डिंग करने का, रेकॉर्डिंग मतलब हिसाब किताब करने का, गणना करने का, अनुमान लगाने का, वो आ चुका है। ठीक है, हैज कम मतलब आ चुका है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। कैसे मैं समझ गया होगा, क्योंकि कोई भी जो इंग्लिश सेंटेंस होता है उसमें अगर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन्स सजेशन दैट नाटो शुड कंसीडर सेंडिंग ट्रूप्स टू यूक्रेन टू bolster keeps defenses against Russian occupation forces generated a chorus of protests within the alliance, including from Europe's most influential nation, Germany. अब देखिए ये काफ़ी लंबा सा सेंटेंस है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन सजेशन, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का सजेशन, सजेशन मतलब सुझाव। उसके बाद दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो कौन सा सजेशन, की, दैट का मतलब की। नाटो शुड कंसीडर, नाटो को कंसीडर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ठीक है, शुड क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, जिसका मतलब चाहिए होता है। कंसीडर क्या है, वर्ब है। और याद रखिए कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का डायरेक्ट, अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद कोई वर्ब आ रहा है तो वो अपने मूल फॉर्म में आता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद बी आ रहा है, बी ई, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि नाटो शुड कंसीडर सेंडिंग ट्रूप्स, क्या करना चाहिए, सेंडिंग करना चाहिए, भेजना चाहिए, भेजने पर विचार करना चाहिए। किसको, ट्रूप्स को, ट्रूप्स मतलब सेना को, कहाँ, यूक्रेन में। अच्छा, ये भी याद रखिए कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे, सॉरी ये कहाँ चला गया, ये इधर आ गया, रुक जाइए मैं उसको पहले निकालता हूँ। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, एडिटोरियल कौन से पेज पे था, आजा आजा आजा, याद रखना पड़ेगा मुझे किस पेज पे एडिटोरियल रहता है, ये भाग गया कहीं। हाँ आ गया, लग रहा है यही है, यही है। हाँ, तो ये है, आ गया। तो कह रहा है कि शुड कन, हाँ तो मैं क्या, कहाँ पे था, ये कह रहा था कि कुछ वर्ब नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद डायरेक्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे या बहुत सारे प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा।
तो ये याद रखिएगा कैसे, तो ये इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्चुअली आप जब पेपर पढ़ते रहेंगे तो पढ़ते पढ़ते उस पर ध्यान देते रहेंगे ना, तो वो खुद ही आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। जैसे यहाँ कंसीडर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म है सेंडिंग, कंसीडर सेंडिंग, ठीक है। कंसीडर सेंड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये इसके बाद सेंड आएगा ही नहीं। वर्ब के कुछ वर्ब हो बस मतलब कुछ वर्ब इन द सेंस कि 100 150 इस तरह के वर्ब ऐसे होते हैं कि उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, और ऐसे प्रीपोजिशंस भी होते हैं, ठीक है। तो कंसीडर सेंडिंग ट्रूप्स टू यूक्रेन, तो कह रहा है कि नाटो को विचार करना चाहिए सेना को भेजने के लिए, कहाँ पे, यूक्रेन में। क्यों, टू बोलस्टर कीप्स डिफेंसेस, बोलस्टर मतलब समर्थन देना, सहारा देना, सहारा देने के लिए किसको, तो कीव के डिफेंस को। कीव के डिफेंस मतलब सुरक्षा जो है ये सेना है, सेना यहाँ कह सकते हैं सेना को। अगेंस्ट किसके खिलाफ, अगेंस्ट क्या है, प्रीपोजिशन, रसियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस के खिलाफ, रसिया का जो ऑक्यूपेशन वाला जो फोर्स है उसके खिलाफ। ऑक्यूपेशन वाला फोर्स का मतलब क्या, कि जो लोग मतलब जैसे किसी देश का अपना सेना होता है उसको ऑक्यूपेशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे इंडियन आर्मी है तो वो ऑक्यूपेशन फोर्स, ठीक है। तो जनरेटेड, इसने जनरेट उत्पन्न किया है क्या, एक कोरस, अव्यवस्था, किस चीज़ का, प्रोटेस्ट का। प्रोटेस्ट मतलब समझते हैं ना, विरोध का। विद इन किसके अंदर, विद इन का मतलब होता है के अंदर, किसके अंदर, तो एलियांस, गठबंधन के अंदर, जो उनका गठ है, जो उनका गठजोड़ है उसके अंदर, ठीक है। जिसमें शामिल है, शामिल करते हुए कौन शामिल है, यूरोप का जो सबसे ज़्यादा प्रभावी देश है, यूरोप का सबसे ज़्यादा प्रभावी देश कौन है, जर्मनी है, तो जर्मनी भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने सजेशन दिया, सुझाव दिया कि नाटो को क्या करना चाहिए, अपना सेना यूक्रेन में भेजना चाहिए ताकि वो कीव के डिफेंस को, कीव के सेनाओं को समर्थन प्रदान कर सके रसिया का जो फोर्स है उसके खिलाफ क्या करने में, तो जो विरोध है उसकी अव्यवस्था को बनाए रखने में, किसके अंदर, तो उनके गठबंधन के अंदर, जिसमें कि यूरोप का सबसे प्रभावी देश जो जर्मनी है वो भी शामिल हो, उसको भी शामिल करते हुए, ठीक है। तो चलिए इतना समझ में आया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कह रहा है बट इट वाज, ये आगे बढ़ते हैं का मुझे थोड़ा आदत हो गया है ताकि बोलने से आप लोग थोड़ा ये हो जाएं, क्या हो जाएं, अटेंटिव हो जाएं कि हाँ नेक्स्ट सेंटेंस आने वाला है, तो ये मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है कि बट इट वाज द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अनसरप्राइजिंगली हु केम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग अगेंस्ट द आइडिया। कह रहा है कि लेकिन ये कौन थे, रसिया के राष्ट्रपति थे। रसिया के राष्ट्रपति कौन, व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने अनसरप्राइजिंगली, और अनसरप्राइजिंगली क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्यों, क्योंकि एल वाई लगा हुआ है, ठीक है। ज़्यादातर एडवर्ब ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में एल वाई लगा होता है। जरूरी नहीं है कि हर एडवर्ब के लास्ट में एल वाई लगा ही हो, लेकिन ज़्यादातर एडवर्ब के लास्ट में एल वाई लगा ही होता है। तो एल वाई वाला कोई वर्ड समझिए तो समझ जाइए कि वो एडवर्ब है, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि अगर 100% एडवर्ब है तो उसमें से 80 to 85% एडवर्ब ऐसे ही होंगे जिसके लास्ट में एल वाई लगा रहता है। तो कह रहा है कि सरप्राइजिंगली का मतलब होगा आश्चर्यचकित रूप से, तो अनसरप्राइजिंगली का मतलब होगा उस तरीके से जिस पर कि आश्चर्य न हो, है ना। हु केम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग, जो बाहर आए, केम आउट मतलब बाहर आना, सभी बंदूकों को ब्लेजिंग करते हुए, ब्लेजिंग मतलब होता है क्या करना, अगेंस्ट द आइडिया, उस आइडिया के खिलाफ। ब्लेजिंग मतलब होता है जिसमें से कुछ मतलब जलता हुआ निकल रहा हो, है ना। तो ऑल गन यहाँ पे ऑल गन्स जलने का मतलब ये है कि गन को निकाल करके गोली चलाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे है कि आइडिया के अगेंस्ट में, यानी जो उन्होंने वो दिया था, विचार दिया था उसके खिलाफ कि हम बंदूक निकाल के आप गोली चला देंगे इस टाइप से। तो जो बाहर आए सभी बंदूकों को लेकर के आइडिया के खिलाफ की, मतलब हम आपसे लड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रशियन प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, जो कि मतलब ऐसे, जो कि क्या हुआ कि बंदूक को लेकर उनके विचार के खिलाफ लड़ने के लिए उतर पड़े कि हम तो अब तो हम आप पर बंदूक ही चला देंगे, गोली ही चला देंगे,
जिसमें कोई आश्चर्य की बात है नहीं। क्यों नहीं आश्चर्य की बात है? क्योंकि सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो रसिया के हैं व्लादिमीर पुतिन, वो इसी तरीके के हैं, उनका जो विचार है वो इसी तरीके का है ना। चलिए, तो कह रहा है ही इशूड ए डायर वार्निंग, उन्होंने क्या किया? इशू किया। इशू मतलब जारी करना। क्या? डायर वार्निंग, एक बहुत ही चेतावनी। किस तरह की चेतावनी? तो डायर मतलब होता है जो बहुत ज़रूरी हो, बहुत मतलब किस तरीके का? आवश्यक, है ना, आवश्यक वार्निंग। तो एनी नाटो ट्रूप डिप्लॉयमेंट इन यूक्रेन वुड नॉट ओनली लीड टू मैसिव मिलिट्री एस्केलेशन बट ऑल्सो टू रशियन यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। कह रहा है कि कोई भी जो डायर नीड बोलते हैं ना, डायर का मतलब अब समझ ही कहूँगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो कह रहा है कि कोई भी जो नाटो का ट्रूप है, ट्रूप मतलब सेना की टुकड़ी या सेना, उसका डिप्लॉयमेंट मतलब फैलाव इन यूक्रेन, यूक्रेन में, वुड नॉट ओनली, वुड भी क्या है? मॉडल एक्सरी वर्ब है। तो वुड नॉट ओनली लीड टू मैसिव मिलिट्री एस्केलेशन, इससे न केवल क्या होगा? बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री एस्केलेशन होगा, मतलब मिलिट्री का आक्रमण होगा, बट ऑल्सो, बल्कि टू रशियन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स का भी रशियन यूज हो जाएगा, यानी रसिया जो है न्यूक्लियर वेपन का यूज करने लगेगा। ठीक है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो जो होता है वो एक तरह का कंजंक्शन होता है। ठीक है, इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग को पढ़ते हैं कि कोई भी नाटो जो सेना है जिसका डिप्लॉयमेंट यूक्रेन में है, वो न केवल क्या करेगा? नेतृत्व करेगा जो बड़ा मिलिट्री मतलब आक्रमण है उसको, बल्कि न्यूक्लियर वेपन के रशियन यूज को भी वो बढ़ावा देगा। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। चलिए, तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे पढ़ते हैं। ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोग सेकेंड पैराग्राफ पे आ गए हैं। क्या लिखा है? द यूरोपियन कंट्रोवर्सी ओवर मैक्रोन्स रिमार्क्स रिफ्लेक्ट्स द डिपेनिंग dilemmas of NATO in addressing the current stalemate in the Ukraine war that entered its third year last month। कह रहा है कि यूरोपियन जो कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी मतलब वाद विवाद, है ना, मैक्रोन की जो टिप्पणी थी, रिमार्क्स मतलब टिप्पणी, वो रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट मतलब परिचित कराता है, परावर्तित करता है। डीपनिंग मतलब गहराते हुए। डिलेमा मतलब दुविधा, और किसका? नाटो का। इन एड्रेसिंग मतलब सुलझाने में। करेंट मतलब अभी की, करंट की जो स्टेलमेट यानी गतिरोध यूक्रेन वॉर में है, वो दैट इंटर्ड जो प्रवेश कर चुका अपने थर्ड ईयर के लास्ट मंथ, थर्ड ईयर में लास्ट मंथ, है ना। तो कह रहा है कि यूरोपियन जो कंट्रोवर्सी है, यूरोपियन जो मतलब विवाद है, किसके? मैक्रोन की जो टिप्पणी थी उनके ऊपर, वो परावर्तित करती है, परिचित कराती है। किसके? तो गहराती हुई जो दुविधा है नाटो की, उसमें किस नाटो की दुविधा गहराती हुई मतलब किस चीज़ में है? तो जो करंट जो अभी गतिरोध चल रहा है युद्ध में, उसको सुलझाने में, मतलब सुलझाने में दुविधा ही है, यानी नाटो सुलझा देगा इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि यूक्रेन वॉर में जो चल रहा है, जो कि प्रवेश किया था अपने तीसरे वर्ष में, कब? लास्ट मंथ। ठीक है, यानी 3 वर्षों से ये युद्ध चल रहा है। ए ईयर एगो यूरोप वाज वेटिंग ऑन ए सक्सेसफुल मिलिट्री काउंटर ऑफेंसिव बाय कीव टू पुश रशियन ट्रूप्स आउट ऑफ यूक्रेन। 1 वर्ष पहले यूरोप जो है क्या कर रहा था? लगा रहा था। यूरोप क्या है? सब्जेक्ट है। वॉच क्या है? वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब। वेटिंग क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ऑन ए सक्सेसफुल मिलिट्री काउंटर, ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट है। बाई क्या है? प्रीपोजिशन है। कीव क्या है? कीव मतलब नाउन है, और कंट्री का नाम है। रसिया नाउन है। ट्रूप्स वैसे तो रसियन, यहाँ रसिया होता तो सब नाउन होता, रसियन है तो एडजेक्टिव हो गया। ट्रूप नाउन हो गया। सेना पुश वर्ब है। ठीक है, आउट ऑफ प्रीपोजिशन है। यूक्रेन क्या है? नाउन है। तो कह रहा है 1 वर्ष पहले यूरोप क्या था? सब कुछ लगा रहा था, दाव लगा रहा था। बेट मतलब शर्त लगाना, दाव लगाना, है ना, अपना सब कुछ झोंक देना। तो यूरोप जो है सब कुछ लगा रहा था किस पर? एक सफल मिलिट्री जवाबी कार्यवाही पर। काउंटर मतलब होता है जवाबी, है ना, किसी चीज़ को दबाना। तो जो काउंटर ऑफेंसिव कह रहा है कि ऑन ए सक्सेसफुल मिलिट्री काउंटर ऑफेंसिव, काउंटर मतलब जवाबी, दबाने के लिए, ऑफेंसिव मतलब आक्रमण को, बाई कीव के द्वारा,
टू पुश धकेलने के लिए रसियन जो सेना है उसको यूक्रेन से। तो कह रहा है कि यूरोप जो है यूक्रेन से रसियन सेना को धकेलने के लिए या निकालने के लिए कीव के द्वारा अपने सफल मिलिट्री जवाबी का आक्रमण कार्रवाई पर सब कुछ लगा रहा था। कौन? यूरोप। Those hopes have dissipated as Russia got its defenses together and is now taking offensive actions. Those मतलब वो वे होप्स मतलब आशा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होप्स क्या है? वैसे तो होप वर्ब होता है लेकिन यहाँ पे एज ए नाउन यूज है, ठीक है। तो दोज होप्स उन लोगों की आशाएं, इस तरीके से होगा। हैव क्या है? वर्ब है, और डिसिपेटेड क्या है? वर्ब है। हैव एक्सिलरी वर्ब है, डिसिपेटेड क्या है? मेन वर्ब है। तो हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। एज क्या है? प्रीपोजिशन है। रसिया क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है। गॉट वर्ब है। इट्स क्या है? एडजेक्टिव है। डिफेंस क्या है? नाउन है। उसके बाद टुगेदर मतलब क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। इज क्या है? वर्ब है। नाउ एडवर्ब है। टेकिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ऑफेंसिव एडजेक्टिव है। एक्शन क्या है? नाउन है। तो कह रहा है उनकी आशाएं विघटित हो गई, खत्म हो गई, है ना। डिसिपेट मतलब होता है विलय हो जाना, विघटित हो जाना, ठीक है। जब जैसे रसिया ने अपना डिफेंस पाया, अपनी सेना पाई एक साथ, और वो अब क्या कर रहा है? अब ऑफेंसिव एक्शंस ले रहा है, वो आक्रमणकारी कार्रवाई कर रहा है, ठीक है। कौन? रसिया। तो रसिया क्या है? इन सब का सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका भी और इस इज नाउ टेकिंग का भी और ये गॉट इट्स डिफेंसेज इनका भी। एंड को दो से मतलब सब्जेक्ट को कॉमन रखा है और बाकी सब्जेक्ट को कॉमन रख के दो सेंटेंस को एंड से जोड़ दिया है। एंड क्या है? कंजंक्शन है। विदाउट एनफ वेपन्स एंड एम्यूनिशन यूक्रेन हैज़ हैड वन आर्म टाइड बिहाइंड इट्स बैक। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यूक्रेन के बाद हैज का यूज है और फिर हैड का यूज है। तो आप सोचिएगा अरे ये तो हैड का यूज़ तो पास्ट टेंस में होता है, तो ऐसा नहीं है, प्रेजेंट टेंस में भी होता है, मेन वर्ब के रूप में होता है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस पढ़ा था कि हैव के बाद डिसिपेटेड है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डिसिपेटेड मेन वर्ब है। तो ऐसे ही हैज के बाद हैड का हैज का जो पास्ट V3 होता है ना, हैज हैव का, वो हैड होता है। तो हैज क्या है? एक्सिलरी वर्ब है, और हैड क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस होगा। तो कह रहा है कि विदाउट यानी के बिना, एनफ वेपन्स एंड एम्यूनिशन पर्याप्त जो हथियार हैं और जो गोला बारूद हैं उसके बिना, यूक्रेन हैज़ हैड वन आर्म, यूक्रेन के पास एक आर्म था, एक बाजू था जो कि बंधा हुआ था कि इसके पीछे, ठीक है। बिहाइंड मतलब पीछे, मतलब के पीछे, और इसके पीठ के पीछे बंधा हुआ था। बैक मतलब पीठ। मीन वाइल मतलब इस बीच, द प्रेशर फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी अक्रॉस द अटलांटिक इंसिस्ट्स यूरोप मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द यूक्रेन वॉर। मीन वाइल मतलब इस बीच, प्रेशर जो है रिपब्लिकन पार्टी से अक्रॉस मतलब पूरे अटलांटिक में इंसिस्ट करता है। इंसिस्ट मतलब आग्रह करता है, जोर देता है कि यूरोप को निश्चित रूप से, मस्ट मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद टेक है, टेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मैंने कई बार बता दिया कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही आता है, ठीक है। तो यूरोप को निश्चित रूप से जवाबदेही लेनी चाहिए, मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज़ के लिए? फॉर यूक्रेन वॉर, यूक्रेन के वॉर के लिए। यानी यूक्रेन का वॉर यूरोप ने ही करवाया है, इनका कहना ऐसा है, तो इनको जवाबदेही लेनी चाहिए। तो क्या कह रहा है? इस बीच प्रेशर जो है रिपब्लिकन पार्टी से आया है पूरे अटलांटिक में, वो जोर दे रहा है, क्या जोर देकर कह रहा है कि यूरोप को ही इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि यूक्रेन वॉर जो हुआ है वो यूरोप के कारण ही हुआ है, ठीक है। कॉट बिटवीन एन एग्रेसिव रसिया एंड एन आइसोलेशनिस्ट अमेरिका, यूरोप्स मोमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग हैज़ कम। जो कि हम लोग ऊपर पढ़े थे, हेडिंग वही है कि एक आक्रमणकारी रसिया और अलगाववादी अमेरिका के बीच फंस गए, और यूरोप का जो ये क्षण है हिसाब किताब करने का, अनुमान लगाने का, वो अब आ चुका है। फ्रांस मैक्रोन who leads the only serious military power in Western Europe was responding to that challenge when he said NATO should not rule out the possibility of sending troops to defend यूक्रेन। कह रहा है कि फ्रांस के जो मैक्रोन हैं, जिन्होंने लीड किया मतलब नेतृत्व किया, केवल सीरियस मतलब गंभीर मिलिट्री पावर का, गंभीर मिलिट्री की शक्ति को, कहाँ? वेस्टर्न यानी पश्चिमी यूरोप में, वो क्या कर रहे थे? जवाब दे रहे थे। रिस्पॉन्डिंग मतलब जवाब देना,
वॉज वर्ब का यूज जहाँ भी होता है वो वर्ब का वो पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। और हु लिट्स है, हु के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। हु क्या है, सब्जेक्ट है, किसके लिए आया है, मैक्रोन के लिए आया है। मैक्रोन क्या है, नाउन है। मैक्रोन के लिए हु का यूज है, हु एक प्रोनाउन है और इसके बाद डायरेक्ट वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट पूरा है, मैक्रोन्स, फ्रांस मैक्रोन, है ना। और इसके मैक्रोन के बदले में हु का यूज हुआ है। तो जो भी अगर कोई वर्ड किसी नाउन के बदले में आता है तो उसे प्रोनाउन कहा जाता है। तो हु क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वॉच रेस्पॉन्डिंग, जवाब दे रहे थे उस चैलेंज का, उस चुनौती का, जब ही सेड, उन्होंने कहा, नाटो शुड नॉट रूल आउट, नाटो को नहीं किया जाना चाहिए, क्या, रूल आउट मतलब बाहर नहीं किया जाना चाहिए। किससे, तो पॉसिबिलिटी ऑफ सेंडिंग ट्रूप्स टू डिफेंड यूक्रेन, यूक्रेन को बचाने के लिए, यूक्रेन की रक्षा करने के लिए सेना भेजे जाए, इसकी संभावना से, ठीक है। तो चलिए पूरा पढ़ते हैं। कह रहा है कि फ्रांस के मैक्रोन जो कि नेतृत्व करते हैं केवल एक गंभीर मिलिट्री पावर का, मिलिट्री शक्ति का, यानी वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत मतलब नेतृत्व करते हैं का मतलब फ्रांस का मिलिट्री पावर तो वाकई में वो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो वही कह रहा है कि मैक्रोन जो है उसका नेतृत्व करते हैं वेस्टर्न यूरोप में। तो वो जवाब दे रहे थे उस चुनौती का, जब उन्होंने कहा कि नाटो को जो अपनी सेना भेजने की संभावना है उसको हटा देनी चाहिए यूक्रेन को बचाने के लिए। मच ऑफ यूरोप इज पैरालाइज्ड बाय द फियर ऑफ एस्केलेशन एंड इज नॉट प्रिपेयर्ड टू कन्फ्रंट द जियोग्राफिकल consequences of a Russian victory, whichever way you define it in Ukraine। कह रहा है कि ज़्यादातर अमेरिका पैरालाइज हो गया है, पैरालाइज कर दिया गया है, किसके द्वारा, फियर मतलब चढ़ाई के का जो डर है उसके द्वारा, मतलब और इज नॉट, और ये तैयार नहीं होता है, मतलब ये यूरोप जो है वो तैयार नहीं है सामना करने के लिए। कन्फ्रंट मतलब सामना करना, जो भौगोलिक जो परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, जियो पॉलिटिकल मतलब भू राजनीतिक रशियन विक्ट्री का, ठीक है। तो कह रहा है कि ज़्यादातर यूरोप जो है वो पैरालाइज हो जाने का मतलब क्या, लंगड़ा लूला हो जाना, है ना। तो ये लंगड़ा हो जाना, यही, अब पता नहीं उसका एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे याद आ नहीं रहा है, लेकिन यही होता है पैरालाइज का मतलब शायद। तो कह रहा है कि जो पैरालाइज, ज़्यादातर यूरोप पैरालाइज हो गया है इस डर से, किस डर से, तो कि कहीं आक्रमण न हो जाए, चढ़ाई न हो जाए, उसके डर से। और वो तैयार नहीं है सामना करने के लिए जो भू राजनीतिक परिणाम है रसिया की जीत का, उसका। विच एवर वे यू डिफाइन इट, जो कोई भी तरीका हो आप इसको डिफाइन करें यूक्रेन में, ठीक है। तो ये सेकेंड पैराग्राफ हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर ढंग से ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और क्या आपको मैंने तोड़ करके ही हर चीज़ को पढ़ाया है। अब एक एक सेंटेंस का ग्रामेटिकल रूल एकदम पूरे का बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, है ना। तो इसलिए तो कुछ कुछ सेंटेंस का मैं बता देता हूँ, सारे का नहीं बताता हूँ, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बताऊँगा उसका भी, है ना। और तब तक कुछ सब्सक्राइबर भी होने दीजिए, उसके बाद बताऊँगा। मतलब ये सारा कुछ 1 घंटे का भी वीडियो होगा, आप लोग बोर नहीं होंगे तो मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो दोस्तों चलिए, अब ये थर्ड सेंटेंस पैराग्राफ आ गया, ये भी बहुत बड़ा है, ये लास्ट है, ठीक है। लगभग 25 मिनट की वीडियो हो गई है, मुझे लगता है 10-15 मिनट का ये भी हो जाएगा, 30-40 मिनट का। तो कोई नहीं, देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है द डिबेट इनिशिएटेड बाय मैक्रोन इज अनलाइकली टू सबसाइड, for Europe and NATO have to find a way of preventing further losses for Ukraine। डिबेट मतलब वाद विवाद, है ना, जिसको प्रारंभ किया गया। इनिशिएट मतलब शुरू कर देना, किसके द्वारा, मैक्रोन के द्वारा, ठीक है। इसमें अब मैं ग्रामेटिकल रूल नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो इसको मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को हिंदी मीनिंग समझ में आ जाए। तो इज अनलाइकली टू सबसाइड, तो इसकी जो है वो काफ़ी कम संभावना है कि ये शांत हो जाएगी। जो बहस शुरू की गई है मैक्रोन के द्वारा, इसकी संभावना कम ही है कि ये सबसाइड मतलब होता है, सबसाइड मतलब कम हो जाना, ठीक है, शांत हो जाना।
तो ये बहुत कम संभावना है कि ये शांत हो जाएगी। फॉर यूरोप और एंड नाटो हैव टू फाइंड, कह रहा है कि यूरोप के लिए और नाटो को क्या करना पड़ेगा, एक रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि वो रोकने के लिए फर्दर लॉसेज कि यूक्रेन में कोई अगर आगे का लॉस होता है तो उसको बचाने के लिए इसको नाटो को कोई एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। द रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन हैज़ mercilessly exposed European illusions about a post-conflict continent and revealed its unpreparedness to defend its territory. रशियन आक्रमण, इन्वेशन मतलब आक्रमण, चढ़ाई यूक्रेन का, ये ठीक है। यूक्रेन का जो रशियन आक्रमण है वो मर्सीलेसली, बिना किसी दया के, मर्सी मतलब दया, मर्सीलेसली मतलब बिना किसी दया के क्या हुआ, एक्सपोज कर दिया है। एक्सपोज मतलब उजागर कर दिया, किसको, यूरोपियन इल्यूजन को। यूरोपियन इल्यूजन मतलब यूरोपियन भ्रम को, किसके बारे में, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टिनेंट, यानी इस द्वंद्व के बाद, इस वॉर के बाद जो महाद्वीप रहेगा उसके बारे में। एंड रिवील्ड, और उसने उजागर किया है। रिवील मतलब भी होता है प्रदर्शित करना, उजागर करना। इसकी जो अनप्रिपेयर्डनेस थी, यानी ये बिना तैयारी का था, डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए अपने टेरिटरी को, अपने क्षेत्र को, ठीक है। तो यूक्रेन का जो रशियन आक्रमण है उसने बिना किसी दया के उजागर किया है यूरोपियन भ्रम को कि जो वॉर के बाद जो कॉन्टिनेंट है उसके, कॉन्टिनेंट होगा, महाद्वीप होगा, उसके बारे में। और इसने उजागर किया है इसकी अपनी तैयारी को, जो कि तैयारी ढंग की है नहीं, अनप्रिपेयर्ड है वो, डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए अपने क्षेत्र को, ठीक है। यूरोपियन मेजर्स टू रैम्प अप द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स एंड म्यूनिशंस like the Russian mobilization of its industry for a war economy will not only take time but is also deeply unpopular in a continent reared in the lap of a generous welfare state, ठीक है। तो यूरोप के जो कदम हैं, यूरोपियन मेजर मतलब यूरोप के जो कदम हैं सुधार करने के लिए, रैंप अप मतलब सुधारना, प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स एंड म्यूनिशन, वेपन मतलब हथियार और म्यूनिशन मतलब गोला बारूद, इनके प्रोडक्शन में सुधार करने के लिए जो यूरोप के कदम है, जैसे कि रशियन मोबिलाइजेशन ऑफ इट्स इंडस्ट्री, रशियन जो मोबिलाइज करता है, गति देता है अपनी इंडस्ट्री को वॉर इकोनॉमी के लिए, ताकि वॉर इकोनॉमी का मतलब क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कि काफ़ी हथियार बनाए जाए हैं ना, गोला बारूद बनाए जाएँ। ये न केवल इसमें न केवल ये टाइम लेगा, विल नॉट ओनली टेक टाइम बट ऑल्सो, बल्कि ये डीपली अनपॉपुलर भी होगा, मतलब गहराई से अनपॉपुलर भी होगा इस महाद्वीप में। और रेयर्ड इन द लैप ऑफ ए जनरस वेलफेयर स्टेट, और रेयर्ड मतलब होता है पालन पोषण होना, है ना। तो ये फलेगा फूलेगा कहाँ पे, लैप ऑफ ए जनरस वेलफेयर स्टेट में, मतलब उदार कल्याणकारी राज्य के गोद में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यूरोप के जो कदम हैं सुधार करने के लिए अपने हथियारों और गोला बारूद के प्रोडक्शन में, जैसे कि रशियन, इसने उदाहरण दिया है, जैसे कि इसकी इंडस्ट्री है वॉर इकोनॉमी के लिए, किसकी, रसिया की, उसका मोबिलाइजेशन, गतिशीलता, न केवल इसमें टाइम लगेगा बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर भी हो जाएगा अपने महाद्वीप में, और इसका ये रियर्ड होगा, यानी इसका ये फलेगा फूलेगा किस रूप में, तो इन द लैप ऑफ जनरस, यानी उदार कल्याणकारी राज्य के गोद में। मीन वाइल, इस बीच, नाटो हैज़ टू कम टू टर्म्स विद पुतिन्स न्यूक्लियर थ्रेट्स दैट हैव सक्सीडेड इन डेटरिंग द वेस्ट फ्रॉम डिप्लॉइंग द फुल रेंज ऑफ मिलिट्री मीन्स टू काउंटर रशियन एग्रेशन। कह रहा है कि नाटो को आना पड़ा उन शर्तों पर, उन टर्म्स मतलब शर्त है ना, उन शर्तों पर पुतिन के न्यूक्लियर की धमकी के साथ जो सफल हुआ है क्या करने में, निवारण करने में, रोकने में, पश्चिम को किस चीज़ से, डिप्लॉय करने से, फैलाने से, फुल रेंज ऑफ मिलिट्री मीन्स
मतलब पूरा का पूरा जो मिलिट्री का मीन है, साधन है, उसको फैलाने से जिसने वेस्ट को, पश्चिम को रोका है। टू काउंटर रशियन एग्रेशन, क्या करने के लिए? दबाने के लिए रशियन एग्रेशन को, रसिया के आक्रमण को। इवन एज ही थ्रेटेंस न्यूक्लियर एस्केलेशन, इवन मतलब यहाँ तक कि जैसे ही वो क्या करता है, धमकी देता है न्यूक्लियर एस्केलेशन का, न्यूक्लियर आक्रमण का। पुतिन इज इनवाइटिंग नाटो फॉर टॉक्स, पुतिन क्या कर रहे हैं? नाटो को आमंत्रित कर रहे हैं बातचीत के लिए। किस पर? न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल पर, ताकि न्यूक्लियर जो आर्म्स है, हथियार हैं, उन पर कंट्रोल किया जा सके। ही इज ऑल्सो कॉलिंग फॉर नेगोशिएशंस टू एंड द वॉर, वो क्या कर रहे हैं? इस युद्ध की समाप्ति के लिए जो समझौते हैं उसके लिए भी कॉल कर रहे हैं, यानी बुला रहे हैं, ठीक है। एंड सेटिंग द टर्म्स फॉर पीस, और वो शांति के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। टर्म्स मतलब माहौल तैयार करना, चाहे शर्त रखना। सेटिंग द टर्म्स मतलब शर्त रखना, शर्त रख रहे हैं। दैट डिमांड ए प्रो रशियन रिजीम, जो किसकी मांग करता है? रसिया, प्रो रशियन मतलब ये रसिया से के पहले रिजीम का, क्षेत्र का, किस में? कीव में। और एक न्यूट्रलाइज्ड यूक्रेन का, और एक न्यूट्रलाइज्ड यूक्रेन का मांग करता है। न्यूट्रलाइज्ड यूक्रेन का मतलब क्या? जहाँ पे कोई अव्यवस्था नहीं हो, शांति हो, उस तरह का। बाय साइमल्टेनियस मिलिट्री एंड पॉलिटिकल मूव, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, तो मिलिट्री और जो राजनीतिक कदम है उनसे। पुतिन होप्स टू रिपेन यूरोपियन पॉलिटिकल डिविजन्स, पुतिन आशा करते हैं कि यूरोपियन का जो राजनीतिक डिवीज़न है, बंटवारा है, वो गहराता जाएगा। कैन यूरोप हैंग टुगेदर, क्या यूरोप एक साथ कर सकता है? एज मैक्रोन रिमाइंडेड द यूरोपियंस, जैसा कि मैक्रोन बार बार याद दिलाते हैं यूरोपियंस को कि दिस इज ए वॉर ऑन आवर सॉइल, कि ये क्या है? हमारी पृथ्वी, हमारी मिट्टी पर युद्ध है, और ये हमारे महाद्वीप में युद्ध है, ठीक है। तो ये वाला थर्ड पैराग्राफ मैंने आप लोगों को बहुत ढंग से, यानी तोड़ के नहीं समझाया, डायरेक्ट पढ़ दिया, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो ऐसे हो जाता, ठीक है। बाकी दो मैंने ढंग से पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। मैं जब भी वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगी, आप वीडियो देखिए, आप फ़ायदा उठाइए, है ना, अगर मैं डाल रहा हूँ तो। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, और इसको भी तोड़ कर पढ़ाना चाहिए, भले ही वीडियो 1 घंटे की हो जाए तो ठीक है, मैं वो भी करूँगा, लेकिन इसके लिए ये है कि पहले आप लोग देखिए, उसके बाद, क्योंकि फिर मेरी भी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए ना, अभी तो बेकार चली जाएगी, है ना। ये है, ठीक है। चलिए 2 बज गए, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट।